बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त सोशल मीडिया पर दो वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। एक वो जिसमें ARY ने काशिफ अब्बासी साहब के 21 जनवरी के शो पर माफी मांगी और दूसरी मोहम्मद मालिक साहब भी जिसमें उन्होंने अपने शो में होने वाली गुफ्तगू पर माफी मांगी है। ये अचानक से माफी तलाफी का सीजन क्यों शुरू हो गया? देखिए, वैसे तो बड़ा संजीदा मौजू है और इस संजीदगी का एहसास आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इसको, क्योंकि चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो एक जो है ना, गांव का चौधरी था जी, उस चौधरी को साथ वाले गांव में एज ए चीफ गेस्ट एक इवेंट पे बुला लिया गया। सही। अब चौधरी साहब जो है, उनको शौक था कि उनकी तारीफें हों। तो चौधरी साहब ने मरासी से कहा कि तू भी मेरे साथ चल और मेरी तकरीर से पहले मेरे इंट्रोडक्शन के लिए तूने जाना है, ताकि जरा तालियां हो, कोई स्टेज सेक्रेटरी सेक्रेटरी बन जा, तो मेरे बारे में कोई शान में कलाबे मिला। तो मरासी तैयार हो गया। अब जब वो दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो चौधरी साहब की धोती जो है ना, वो इस्त्री करते हुए जल गई। सही। अब उनको समझ ना आया कि अब क्या करें। उसने मरासी से पूछा कि एक और दो धोती पई है तेरे को? मरासी ने कहा जी। चौधरी साहब ले आना। चौधरी साहब के लिए वो एक धोती लेके आ गया। अब चौधरी साहब ने मरासी की अनटच नई धोती पहनी, चले गए दूसरे गांव। अब दूसरे गांव पहुंच के जब चौधरी साहब को इनवाइट करना था ना स्टेज पे, तो मरासी चढ़ गया स्टेज पे। मरासी ने कहा कि चौधरी साहब बड़े नेक इंसान हैं, चौधरी साहब जो है वो गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की बड़ी मदद करते हैं, लेकिन ऐ जड़ी धोती है ना, ऐ धोती मेरी है। वाह वाह, नीचे जनाब हूटिंग शुरू हो गई। चौधरी साहब ने गोरी डाली मरासी को। फिर मरासी का कहना शुरू हुआ, चौधरी साहब जो है वो बड़े नेक इंसान है। चौधरी साहब मोहल्ले में, गांव में, साथ वाले देहात में कहीं किसी की को खुशी गमी हो उसमें शरीक होते हैं, लेकिन जड़ी धोती पाती है ना, वो धोती मेरी है। चौधरी साहब को फिर गुस्सा चढ़ा। चौधरी साहब ने कहा मरासी को, जरा बात सुन ले। वो मरासी आया, उसने चौधरी साहब ने उसके कान में कहा कि हुण धोती का तस्करा नहीं करना, धमकी दे दी। हुण कोई धोती का तस्करा ना हो। मरासी फिर गया स्टेज पर। मरासी ने फिर चौधरी साहब की शान में बड़े कलाबे मिलाए और कहता है इस बारी धोती का कोई तस्करा नहीं। अब हुआ ये है कि जो माफी मांगी गई है ना, 21 जनवरी 2025 काशिफ अब्बासी का शो क्या था, काशिफ अब्बासी ने क्या कहा, किसको याद होगा, किसने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ होगा। काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर करवा दिए गए। अब उनके जिस शो के ऊपर माफी मांगी गई है ना, लोगों ने ढूंढ कर, या तो आपको 21 जनवरी का क्लिप जो है, या 21 जनवरी का शो जो है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देते। मैंने खुद देखा है। अगर वो इतना ही काबिले एतराज था तो पहले आप उसको हटा देते और उसके बाद माजरत करते। अब जिसको नहीं पता था, उस धोती का तस्करा जो है वो पहुंच गया उस तक। काशिफ अब्बासी के शो का वो क्लिप और फिर मोहम्मद मालिक का, मैं इन दोनों के आपको क्लिप्स पहले सुनवा देता हूँ, माफी कैसे मांगी गई, फिर हल्का सा जरा सुन लेंगे काशिफ अब्बासी को, लेकिन मसला इससे ज्यादा गंभीर है। देखें, ये बहुत बड़ा फर्क है जिसको समझें। ये माफी जो है आने वाले दिनों का आपको पता दे रही है। उसकी वजह यह है कि ये माफी जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी मीडिया स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ आदमी हो, कोई एंकर हो, उससे गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल गलती हो सकती है, और अगर उसकी गलती है तो उसको माफी मांगना भी जर्नलिस्टिक एथिक्स का तकाजा है। अगर आप गलत बयानी करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप गलत फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर माफी भी मांगी जाती है। और अगर आपकी माफी कबूल ना हो तो आपके लिए सजाएं भी मौजूद हैं कवानीन में। मैं पीका से पहले की बात कर रहा हूं। पीका से पहले भी आप गलत फैक्ट्स रिपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी सजाएं मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, फोरम्स मौजूद हैं जहां पर उसकी सुनवाई हो सकती है और गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाले को सजा हो सकती है। लेकिन ये माफी गलत फैक्ट्स पर नहीं मांगी गई, ये माफी चुभती हुई राय पर मांगी गई है। नाउ दिस इज वेरी सीरियस। अब बात यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि कोई शख्स सोचे क्या और बोले क्या, हमारे लिए क्या जज्बात रखे, इसको भी हम कंट्रोल करें। अच्छा, देखिए, आप ये तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई शख्स ये क्लेम कर ले कि 50 अरब रुपए जो है वो मरियम नवाज ने या शहबाज शरीफ ने
अपने जाती जो है वो अय्याशियों के ऊपर लुटा दिए कौमी खजाने से। अब ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ द फैक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, इसके ऊपर माफी भी मांगनी बनती है, सजा भी बनती है। लेकिन कोई शख्स ये कहता है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनका जो इस वक्त स्टाइल है फलां 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 वो चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ा अमराना स्टाइल है, सही, ये बड़ा चापलूसी वाला स्टाइल है। आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, यहाँ पर कदगन जो है वो गलत फैक्ट्स पर नहीं, कदगन राय पर लगाई गई है। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि मेरे शो में नदीम अफजल चंद साहब मौजूद थे। अब आपको मौजूदा हुकूमत का मालूम है ना कि मौजूदा हुकूमत के बारे में अपने ही लोग कुछ तो हैं जो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते हैं जी कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत है और माजी में भी होते रहा है इलेक्शन गलत। अगर हमसे 2024 के इलेक्शन पे, ये तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी, हमसे 2024 का हिसाब मांगना है तो आप पहले 2018 में माफी मांगे। यानी आप ये नहीं कह रहे कि 2024 में कुछ भी गलत नहीं हुआ, सही, आप ये कह रहे हैं गलत हुआ है, लेकिन इसके ऊपर माफी हम ढीठ हैं, हम माफी जब वो वाली गलती तस्लीम करें, जब आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे तो फिर हम ये 2024 का हिसाब भी दे देंगे। और फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफीक है, उनसे पूछ लें, खुरम दस्तगीर है, उनसे पूछ लें, मियां जावेद लतीफ़ है, उनसे पूछ लें, शाहिद खातान नवासी हैं, उनसे पूछें, मिफ्ता इस्माइल से पूछें, मुस्तफ़ा नवाज खोकर से पूछें, मोहम्मद जुबैर से पूछें, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पूछें, शेख रुहेल असगर से पूछें, उनसे शैला रजा से पूछें, अब्दुल कादिर मंदोखेल से पूछें। लेकिन नदीम अफजल चंद भी मेरे शो में मौजूद थे और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि मसला ये हुआ है कि जब आप गलाजत और गंदगी के ढेर में गिर गए हों, लथड़ गए हों उससे, तो आप जितने मर्जी परफ्यूम छिड़क लें, जितना मर्जी, अब आप ये निकदगन लगा लेंगे, आप क्या करेंगे। अब जैसे जिस वक्त ये माफी मांगी जा रही थी राय पर, तो मेरे टॉक शो में नदीम अफजल चंद ने जो अपनी राय इस निजाम के और इस हुकूमत के मुतल्लिक पेश की है वो आपको सुनवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। और जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें क्या हुआ, वो जो नदीम अफजल चंद बता रहे हैं वो आप सुन लें, तो परफ्यूम छिड़कने से ये मामला हल नहीं होगा। वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, पहले आप जरा ये सुन लें कि इशफाक सत्ती साहब वो शो कर रहे हैं काशिफ अब्बासी की जगह पे, उन्होंने किन अल्फाज में 23 सेकंड है, 23 सेकंड में कैसे माफी मांगी। और प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेजबान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी जाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत हुआ है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यानी अपनी राय के इजहार पर, और काशिफ अब्बासी साहब का नाम नहीं लिया जी, जिनका ये शो कर रहे हैं। अब आ जाए मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक की अपनी राय नहीं थी, उनके शो में किसी और की राय थी, उस पर हालांकि डिस्क्लेमर पहले चलता है, उस पर उनसे क्या करवाया गया। जी वेलकम बैक टू द शो। आज के कंक्लूजन में मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ इदारे की जानिब से। 29 जनवरी को और 10 फरवरी को 2 शोज हुए थे हमारे। एक में अब्दुल्ला साहब थे, एक पे सेनेटर हामिद खान साहब थे। उन्होंने काफी सख्त बातें की ऑन सम लॉयर्स, जुडिशरी के ऊपर, जिस पे काफी शिकायतें आई, गिले आए। और अगरचे गेस्ट के जो व्यूज हैं वो उनके अपने व्यूज होते हैं, मुकदमे हमारे लिए, बट इदारे का उनसे मुतफिक होना जरूरी नहीं है। और लेकिन एज अ जर्नलिस्ट कर्टसी, प्रोफेशनल कर्टसी, ये इदारे का फर्ज है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए इदारा अपनी रिग्रेट शो करता है, वो हम कहते हैं। बट जो व्यूज हैं वो गेस्ट के अपने होते हैं और इदारे के व्यूज अपने हैं, और उनका आपस में ये क्या कहते हैं एग्री होना जरूरी नहीं होता। इजाजत दीजिए, अल्लाह। तो फिर इदारे की राय थी काशिफ अब्बासी साहब की, वो मेजबान थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये बात कर रहे हैं कि हामिद खान ने और हाफिज अब्दुल्ला ने जी जो गुफ्तगू की थी अदलिया के मुतल्लिक, और तारीखें भी बता दी 29 और 10 29 और 10, एक तो आप जाकर देख सकते हैं जी। कि उन्होंने क्या बातें की थी। वो बातें आप निकाल के दोबारा सुने, महसूस अगर आप होना चाहते हैं तो वो भी उन्होंने बता अगर दिया। आपकी नजर से नहीं गुजरा तो अब जाके सुन। लेकिन ये हैरान कुन है ना, देखें, अगर वो शिकायत थी, वो शिकायत बनती थी जिन 2 अशखास से, उनकी गुफ्तगू से कि उन्होंने को बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर दिया था, तो अदालतें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। आप हामिद खान को, आप हाफिज अब्दुल्ला को ले जाएं, अदालत लेकर जाएं। उनकी राय थी ना, उनकी राय आपको बहुत ज्यादा चुभ गई। अगर तो उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, उन्होंने झूठे आदाद व शुमार पेश किए हैं, या वो रिपोर्टर हैं, और ये वो हुकूमत है जिस हुकूमत के वजीर, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह अभी 2 दिन पहले एक टॉक शो में मौजूद थे शहजाद इकबाल के,
वो मैं आपको जरा एक जुमला सुनवा देता हूं, आप अंदाजा लगाएं कि जो राय के बारे में उनकी अपने बारे में राय है वो सुने, और फिर आप अंदाजा लगाएं कि मौजूदा हुकूमत किस नहज पे मामलात को लेकर जा रही है। ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं शहजाद इकबाल, और मामला है परवेज खटक का, और परवेज खटक की गुफ्तगू का हवाला देते हैं, उस पर राना सनाउल्लाह की राय सुनिए। राणा साहब, इसमें परवेज खटक साहब को भी मुशीर बनाया गया है, इलेक्शन नहीं जीते इसलिए मुशीर ही बने, वाला शायद वजीर भी बन जाते हैं। लेकिन आपका एक क्लिप आज बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब दूंगा इस पर। जी, अगली गिरफ्तारी जो है, नैब अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करना चाहता है तो अगली गिरफ्तारी जो है वो पेशावर मेट्रो में इमरान न्याजी और परवेज खटक और तीली पहलवान जो है वो पेशावर का, उसकी गिरफ्तारी जो है हमें करनी चाहिए। तय कर लिया है परवेज खटक साहब ने, कहा आप कहते थे कि नैब अगर आजाद है, इंडिपेंडेंट है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज माशाल्लाह आपकी काबीना में शामिल कर दिया वजीर आजम ने उनको। देखिए, ये बात जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2018 की आप होती है जी, 2018 मेरा ख्याल है 6 साल पहले की बात है। तो मामला ये है कि उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया था, और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो नैब ना कर सकता, वो इंक्वायरी किसी तरफ लगी। तो नैब इंक्वायरी नहीं कर सका, उसका मतलब ये तो नहीं कि परवेज खटक साहब बेकसूर साबित हो गए, आपकी नजर में हो गए बेकसूर साबित? नहीं, देखिए, जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो जी, तो उस वक्त तक फिर आप सियासी तौर पे तो आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जब तक कोई कसूर साबित ना हो, कसूरवार साबित ना हो, उस वक्त तक आप सियासी तौर पर इल्जाम भी लगा सकते हैं और इस तरह की बात भी कर सकते हैं। यानी बैठे हुए एक वफाकी वजीर पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को और मीडिया को ये बता रहे हैं कि सियासी तौर पर झूठ बोले जाते हैं, आप कोई भी लगाए इल्जाम लगा जाते सकते हैं, हैं, बहतान लगाए जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसमें कोई मुलायका नहीं है। तो और एक ही बुक्के में ना दोनों मशीर बन गए। तो अब यहाँ पर मामला जो है वो बढ़ गया है, और मामला बढ़कर पहुंचा है उस स्टेज पर जहां पर आपके मिस रिपोर्टिंग के ऊपर, गलत स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर नहीं मामला है। मामला यह है कि आपने फलां चीज सोची और बयान की तो क्यों की। काशिफ अब्बासी ने क्या कहा इससे पहले कि मैं आपको निज़ाम के बारे में, नदीम अफजल चंद की मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में उनकी गुफ्तगू और उनके फॉर्म 47 की कहानी की गुफ्तगू सुनवाऊं जो मेरे शो में उन्होंने गुज़श्ता रात की। काशिफ अब्बासी ने क्या कहा, हल्का सा मैं आपको सुनवा देता हूँ। हाँ, फिर तो सबने डाउनलोड किया, मैंने भी नहीं देखा हुआ था भाई वो शो। मैंने भी मिस किया हुआ था। हमें भी बताया गया कि तोती तख्ती है तोती मेरी है। अचानक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। गुज़श्ता हफ्ते कराची में पहली दस्तूर साल के इजलास की बात में एक तकरीर खबर पढ़ रहा था अखबार में, मैंने ये खबर देखी, हमें पाकिस्तान में तख्तियां लगाने का शौक है, हम इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं, ये भी एक से बिलावल भुट्टो साहब ने बात तख्ती लगाई, रिवायती तकरीर की, उसमें जमहूरियत, कुर्बानी, सियासी तारीख जैसी बहुत सी बातें की। पुराने वाकयात की तख्तियां तो लगती रहती हैं, सब लगाते हैं या उसको याद करते रहते हैं। क्यों ना इस मुल्क में नई तख्तियां हैं, जिस आइन पर फख्र करते हैं और फख्र कर रहे हैं, उस आइन के कत्ल की तकरीर की जाए। उसका इफ्तिताह भी बिलावल साहब आइन के कत्ल मुस्लिम लीग की क़यादत और दूसरी क़यादत के साथ मिलकर है। इस मुल्क में आइन को तो दफन कर दिया गया, इस कत्ल में सबका हाथ। वो तमाम जो इस मुल्क के आइन के खिलाफ पिछले साल दिहाइयों से फैसले करते आ रहे हैं, ये सब पेश है। आइन को सरेआम कत्ल किया जाता है और सब इस पर जश्न मनाते हैं। इसकी एक तख्ती तो बनती है, इसकी भी नकल कुशाई होनी चाहिए, इस पर भी शादियां बचनी चाहिए। कैसे? इसमें सबने अपना किरदार अदा किया है। वैसे तो ट्रूथ कमीशन की बहुत बात हम सुनते हैं पाकिस्तान में, सच बोलना चाहिए, हो जाए एक सच्चा मुकाबला। क्या हुआ, किसने किया, कब किया? इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो दादा है, सियासतदानों के जिस्म पर भी कपड़े नहीं। जब आप आइन की बात करें, दीन की बात करें, इस मुल्क में कानून की अमलदारी और आइन की अमलदारी की बात करें, इस ताकत की लड़ाई जो पावर पॉलिटिक्स और पावर प्ले है, इस मुल्क का नुकसान है सबसे ज्यादा किया है। जमहूरियत नाम की है, इस शर्मनाक सूरत हाल पर जश्न तो बनता है। हम वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ सियासी मकासद के लिए चादर और चारदीवारी की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी गई। घर से खवातीन और बच्चों को उठा लिया जाता है, एक मामूल बन गया है और सियासी वजूहात से ये होता है। ऐसे माहौल में किसी आइन या इंसानी हकूक की क्या बात करें, या इंतखाबात इस मुल्क में इसलिए ना हो सकते हो क्योंकि सियासी तौर पर सूट नहीं करता। धांधली पर सब मुस्कुरा कर कहें, हमारे मुल्क में कब इलेक्शन से पास हुआ? हमारे यहाँ हमेशा इंतखाबात में धांधली होती है, लास्ट टाइम भी होती है, इस दफा भी होती है। वहां जमहूरियत और आइन की हालत पर मात्र नहीं हो सकता। मात्र क्यों करें? हम इसका जश्न मनाएंगे क्योंकि हमें तख्तियां लगाने का शौक है। एक तख्ती पार्लियामेंट के बारे में लगनी चाहिए। दुनिया में पार्लियामान मुहाफिज हुआ करते हैं लोगों के हकूक के, आइन के, कानून की अमलदारी के।
मुल्क चलेगा और ज़ाब्ते से चलेगा। एक ऑर्डर वो नहीं, एक ऑर्डर होगा, काम होगा। आइन इसकी बात। अच्छा, ये तवील है, यहाँ पे रोक देते हैं। काशिफ अब्बासी ने तख्तियां बताई कि अगर आपको तख्ती लगाने का इतना शौक है तो एक इस चीज की भी तख्ती लगा लें। उन्होंने पार्लियामेंट का बताया कि किस तरीके से रबर स्टैम्प के तौर पे, और ये पार्लियामेंटेरियन से हम बुलाते हैं, बात करते हैं, हम खुद ये बात करते हैं कि हाँ, मौलाना फजलुर रहमान की हर तकरीर में ये। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं, आप सब लोगों ने देखा जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, मैं ऑन स्पॉट मौजूद था। उस वक्त जो कानून साजी, उसके बाद जो कानून साजी हुई, वो हमने ऑन स्पॉट जाकर रिपोर्ट की। एक एक पार्लियामेंटेरियन बाहर निकलता था, MNA, सेनेटर, जिन्होंने उस आईनी तरमीम पर और उसके बाद पहले होने वाली कानून साजी के ऊपर वोट दिया। हम उनसे सवाल करते थे। मैंने ये बातें ऑन द रिकॉर्ड अपने शो पे भी की हैं, अपनी वीडियोस में भी की हैं, लोगों को मालूम है। हम उनसे पूछते थे, आप जिस कानून को वोट देकर आए हैं, पढ़ा आपने, जिस आइन को आपने वोट दिया है, जो आइन में आपने तब्दीली की है, इसमें आपने फलां शिक में क्या चीज की है, आपको मालूम है? जवाब नहीं। आपने ड्राफ्ट पढ़ा है? जवाब नहीं। आपसे पूछा गया है? नहीं। आपसे मुशावरत की गई है? नहीं। आपने वोट क्यों दिया है? क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी। पार्टी के पास पॉलिसी कहां से आई? पार्टी को खुद नहीं पता, पार्टी ने कहा मजबूर है। अब अगर आप इस तरीके से मुल्क का आइन और कानून तब्दील करेंगे और कोई शख्स ये कहेगा कि आप रबर स्टैंप बने हुए हैं, आपकी अपनी राय नहीं है, आप उसके ऊपर अपनी माइंड अप्लाई करके जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे मशावरत नहीं करते, कानून साजी का जो तरीकाकार है आप उसको पूरा नहीं करते, तो आपको रबर स्टैंप नहीं कहेगा कोई, तो और क्या कहेगा? यू आर अ रबर स्टैंप। आपको तो कहा जाता है आपकी, आप न चूं कर सकते हैं, न चला कर सकते हैं। आप भेड़ बकरियों की तरह आपको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में। हमने किस तरीके से किससे सुनाए कि यहाँ पर एक सेनेटर ऐसे हैं जिनकी वालदा का वेंटिलेटर पर थी, उनको जाने की इजाजत नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया, और फिर उनको जो है वो कुछ बाहर को बुलाया गया। उनको इजाजत किस तरीके से मिली? वो एक सेनेटर साहब जिनके बारे में कि वो डायलिसिस मशीन पे थे। मैं आपको यकीन से बताऊं कि एक और MNA है, अब उनका इंतकाल हो गया, जिन्होंने वोट दिया था जी। वो जिस तरीके से रात को 1:30-2 बजे, जिस वक्त वोटिंग वाला मरहला चल रहा था, शकवार पढ़ा जा रहा था, उनको जिस तरीके से नवाब यूसुफ तालपुर की बात कर रहा हूँ, व्हील चेयर पर लाया गया ना, और उनकी जो हालत थी, उस हालत को वहां पर खड़े होकर देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये शख्स, इसको जाहिर है कि उनकी फ्री विल तो थी, उनकी पार्टी तो वो साथ थी, उनकी पार्टी को सूट करता था सब कुछ, लेकिन आप यकीन माने कि अगर वो मामला उस आईनी तरमीम का ना होता, वो जिस तरीके से वो शख्स लाया गया था, वो आप निकाल लें कभी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा होगी कि उनको किस तरीके से लाया गया था, और वो खड़े नहीं हो सकते थे जी अपना वोट काउंट करवाने के लिए। उन्होंने भी वोट दिया, इस तरीके से तो वोट हुआ। फिर इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन का किसको नहीं पता? इलेक्शन के ऊपर आप बात करते हैं तो या तो मिसाल ये होती है कि माजी में भी इलेक्शन ऐसे होते थे, या फिर ये होती है कि जनाब पतन का दफ्तर सील हो जाए। अब नदीम अफजल चंद साहब मेरे शो में थे, ये गुफ्तगू आप सुने तो आपको ये अंदाजा होता है। 2 क्लिप से मैं सुनवाऊंगा, दोनों 53 सेकंड के। इस गुफ्तगू में ये शायद मेरा ख्याल है मैंने सेम जो है वो 53 सेकंड की 2 है 53 हाँ या ये भी हो सकता है कि ये सेम क्लिप हो, लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ। नदीम अफजल चंद जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त आप परफ्यूम जितना मर्जी छिड़क लें, ताफुन तो आएगा, सही, बदबू तो उठेगी, वो नहीं खत्म होती। सुने ये क्या कह रहे हैं। अवाम जनरली, मैं बताऊं आपको, आप मुझे 10%, 5% लोग मौजें कर रहे हैं इस मुल्क में। 95% लोग क्या है बेचारे, उनके पास है क्या? अदल नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे जैसे इलाकों में, अब मेरे अपनी अजीजों में कल परसों बच्चे को अगवा किए गए, 1.5 करोड़ तावान मांग रहे। अब तो ये आम होता जा रहा है। वो पहले आप सुनते थे, हम बलूचिस्तान में और कराची में सुनते थे, लाशें बोले सियासी कार्ड दे के पंजाबियों को मारा जा रहा है। आप देखें, मैं बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरी हुकूमत है, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूंगा, इस मुल्क को बचाना चाहिए। अब हुकूमत से काम आगे चला गया है। हुकूमत है तो आप मुझे ताकतवर आदमी बगैर प्रोटोकॉल के बलूचिस्तान में सफर करके दिखाए ना। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं अपनी ही हुकूमत के बारे में, और ये उन गुफ्तगू से ऑन टॉप ऑफ दैट है जो मैं जिन लोगों के नाम गिनवा चुका हूं, उनके मुताबिक इसी पर आजकल लड़ाई चल रही है सरफराज मुफ्ती साहब की और उमर अयूब साहब की। अब फॉर्म 47 के ऊपर
किस तरीके से ये हुकूमत कायम हुई। सरदार सलीम हैदर साहब का मैंने क्लिप सुनाया, जी। नदीम अफजल चंद साहब को मैंने कहा सुनेंगे क्या कह रहे हैं, क्या हुआ इलेक्शन में, ये सुन लें क्या कहते हैं चंद साहब। ये गरीब आवाम की ताकत से नहीं, ये किसी और की ताकत से निकली है, वोट की ताकत से भी नहीं निकली। और ये हकीकत है, ये जो साहब साहब का आपने क्लिप चलाया, ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है। और ये सॉरी, मैंने इनको जो क्लिप सुनवाया था इससे पहले मैंने इनको सरदार सलीम हैदर का क्लिप सुनवा कर तबसरा लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इत्तफाक करता हूँ, फॉर्म 47 के ऊपर हुआ इलेक्शन, बदतरीन था, धांधली ज़्यादा था। फिर मैंने चंद साहब को सुनवाया, इनके इलाके में जो नीचे एमपीए की सीट्स के ऊपर नून लीग के लोग लड़ रहे थे, उनमें एक थे डॉक्टर सुहेब भरत, जी, मुख्तार भरत के छोटे भाई। उन्होंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि ना चंद ना इंज नहीं, उन्होंने वो क्लिप पर को ट्वीट की। हाँ, इंज नहीं। और फिर कहा था कि ये जो सीटें हैं ना, ये अल्लाह की मर्जी से होती हैं और गरीब अवाम ने तुम्हारे बोझे से, यानी कि जेब से जो है वो निकाल के हमें दी है। इसके ऊपर नदीम अफजल चंद तबसरा कर रहे हैं कि बोझे शोझे से नहीं, हुआ क्या था। हारे हैं 2100 या 2600 ये दोबारा सुन। ये जो साहब का आपने क्लिप चलाया, ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है और ये हारे हैं 2100 या 2600 से पीटीआई से। अच्छा, ये पीटीआई से हारे हैं। पीटीआई से आ रहे हैं। मेरे नीचे पैनल में मेरा तो इनका बड़ा भाई है, उनका बड़ा भाई है, वो तीसरे नंबर पे था। वहां भी पहले नंबर पे पीपल पार्टी का मैं उम्मीदवार था, दूसरे नंबर पे पीटीआई थी, तीसरे नंबर पे ये नून लीग। और अगर इतना जोम है तो आज इलेक्शन करवा लें, कम से कम इसी हल्के, मेरे हल्के में टेस्ट करवा लें, इसी N82 में करवा लें या PP71 में करवा लें। एक सीट टेस्ट में फिर इलेक्शन हो जाए तो फिर जो जीतेगा वो आवाम उसको, हम तो सलूट करेंगे, जो भी जीते करेंगे। फिर इलेक्शन जीते होते तो मैं घर जाके मुबारकबाद देता। तो ये इस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि अगर हुकूमत के अपने लोग, अब चंद साहब जो है वो हुकूमत ही कहेंगे ना आप, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग तो नहीं है। आप जितनी मर्जी राय का इजहार कर लें अपनी ही हुकूमत के बारे में, जब अपने ही लोग बैठकर ये बता रहे होंगे कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और उस गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर आप अपनी राय का इजहार करेंगे एक ऐसी हुकूमत के बारे में कि ऐसी हुकूमत कैसे परफॉर्म कर सकती है, और उस राय के ऊपर आपसे माफी मंगवाई जाएगी। आप मिस रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप गलत आदाद शुमार नहीं पेश कर रहे, आप अपनी राय दे रहे हैं। अगर राय पर कदम लगेगी तो देखें, राय तो यही है, मौजूदा हुकूमत किसी को लगता होगा फेयर एंड फ्री प्रोसेस से आई है, मार्ज़े वजूद में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, ये राय तब्दील नहीं होगी। ये हो सकता है कि ये राय आप हमें देने के काबिल ना छोड़ें। करामत मुगल साहब आपको फूड व्लॉगिंग करते हुए या ट्रैवलॉग करते हुए नजर आए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पौधे कैसे लगाते हैं, फला दरख्त को जो है उसकी नहीं, आपको परफ्यूम्स का बहुत नॉलेज है, ये जो है ना परफ्यूम, ये इनका जाती नॉलेज भी है। चले परफ्यूम्स के ऊपर फिर बाद में उसके ऊपर भी बता देंगे, हम आपके साथ शेर व शायरी के ऊपर पे बात कर सकते हैं। आपको खाना बना के जो है वो अपने साथ किसी की डिस्कशन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस हुकूमत को ये कहा जाए कि ये हुकूमत किसी लेजिटिमेट तरीके से आई है, इसकी साख बहुत जबरदस्त है, जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हुआ, जो आपके अपने लोग आकर हमसे बात करते हैं, फॉर्म 47 हमने, जो फॉर्म 47 और 45 हमने देखे हैं, जो उनमें तजाद देखा है, आप ये कहेंगे उसको सलूट मारा जाए, उसको ये कहा जाए कि ये बहुत जबरदस्त है, तो फिर आपको तमगे मिलेंगे। 23 मार्च को जनाब अनाउंसमेंट्स होंगी, 14 अगस्त को तमगे तकसीम होंगे, आपको जनाब आपके साथ ये सब कुछ होगा। अदरवाइज आपको मातूम किया जाएगा, आपको ऑफेयर कर दिया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि जनाब आपके जो फला शो था आपकी जगह कोई और बंदा बैठ कर कहेगा कि उसके ऊपर इदारा माजरत खा है। इदारे ने सिर्फ आप सबको ये बताया कि जाएं जाके 21 जनवरी 2025 का काशिफ अब्बासी का शो, 29 जनवरी और 10 फरवरी का जाकर मोहम्मद मालिक का शो देखें। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।